स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सीरीज़ है वो पॉलिटी का है और ये पॉलिटी का वो 50 चुनिंदा सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में सहायक है या जिस आने वाले एग्ज़ाम में आपका मदद मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ये जो 50 पॉलिटी का सवाल है ये वो चुनिंदा सवाल लिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिया गया है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में सहायक है और ये सवाल पीछे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और जिसके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं भी बनती है। ठीक है, हमारा बस अथक प्रयास ये रहता है कि हम अच्छा कंटेंट या अच्छा क्वेश्चन को आपके सामने रखें ताकि आपको ये लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं या सर जो बता रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, ये मन का डाउट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ये ऑप्शन दे रखा है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा हो जाए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे आते सवाल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आइए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर जो था पहले एक राज्य था। ठीक है, अब वो क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बट गया है। तो वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति जो करेंगे वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति इस सवाल के अनुसार। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो ये सवाल जैसा है उस सवाल के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो उसके लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। ऑप्शन है हरियाणा है, गुजरात है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो होगा राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, आते सवाल नंबर 5 क्या बोला कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जो पंचायत का चुनाव होता है वो चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग। यहाँ पर चुनाव आयोग होगा तो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार। आगे आते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होगा वो क्या होगा, तो एक सलाहकार समिति नहीं, एक परामर्शदात्री नहीं, एक निरीक्षक नहीं, एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक है, ये पंचायत समिति का है। आइए 7वां सवाल। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया गया, 18 वर्ष किया गया। चलिए, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 607, 1206, 1410 और 1500। तो सही आंसर है 1206।
अब जो है जातियों की संख्या हो गई है 1206। चलिए आगे आते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो क्या है? तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। इस एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समाप्त होने का विषय नहीं है। क्यों? तो देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, मतलब बाहर होते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यू चलते रहता है, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 बाहर होंगे। तो यहाँ पर बोलिए देख सकते ऑप्शन में ये क्या था कि 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, तो नहीं, ये 2 वर्ष में एक बार समाप्त नहीं है, 2 वर्ष में 1/3 मेंबर का समाप्त होता है। ठीक है, बाकी चलते रहता है, तो ये समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 11। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन से क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाएगा? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब, है ना। कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद क्या होता है? एक अधिनियम बन जाता है, यानी कि एक कानून बन जाता है। आइए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन से आदमी है? कौन से वो सदस्य हैं जो एक संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं होंगे? तो हो जाएंगे महान्यायवादी। क्या हो जाएंगे? महान्यायवादी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ये सवाल पूछा है, बहुत डीपली है कि प्रतिभा पाटिल जो है कितवें राष्ट्रपति बनी थी? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। आइए, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस सूत्र, ये मानस पुत्र होना चाहिए था, मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय न्यायमूर्ति भगवती श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आइए सवाल नंबर 15। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को देंगे। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिख जो है वो कृपाण जो धारण करते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, वो अनुच्छेद हो जाएगा 25। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन अगर यही बात अगर उपराष्ट्रपति का पूछता कि उपराष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा, तो होता आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 18। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है। राज्यपाल को जो है वेतन और भत्ता दिया जाएगा। ऑप्शन दिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, और भी दोनों नहीं, सिर्फ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, आइए, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है। ऑप्शन ने रखा है एकल न्यायिकता, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, या वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। ठीक है, आगे आते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि सर क्या इसका आंसर होगा। देखिए, भारतीय संविधान में भारत का बस 2 ही नाम है, भारत दैट इज इंडिया,
या इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, यानी कि दो ही नाम है, भारत और इंडिया। उसमें ना हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है, ना आर्यावर्त का, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, भारत और इंडिया का जिक्र है। ठीक है, आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? वैसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है? देखिए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये पता है, लिंग समानता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरोध अधिकार, ये भी ठीक है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार देखिए ये भी आपका आरटीआई आया था 2005, आरटीआई, ये सवाल आपका ऑप्शन कंफ्यूजिंग किया है। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 22। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई है? भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री हुई? वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नायडू। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 243। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका सही भारत सरकार अधिनियम 1935, और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद भी, आर्टिकल भी ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद के तहत ये है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल नंबर 26। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपना गया? ये 1950। ठीक है, चलिए, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा बच्चा ही बना देगा कि भारत का सबसे अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो माउंटबेटन। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे? कौन कौन थे? तो ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित उम्मीदवार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 29। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? B.R. अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? ये सवाल है कि अध्यक्ष को मिलाकर उसमें और कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन है 7, 5, 9, 3। सही आंसर हो जाएगा 7। अध्यक्ष को मिलाकर उसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, आइए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल 13 समितियों का जो है गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये भी सवाल पूछता है कि भारत का जो संविधान है उसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को, और जो बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1950। ठीक है, लागू किया गया 26 जनवरी 1950, अब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ये बनकर तैयार हो गया था और ये इस समय लागू किया गया था।
ठीक है, 26 जनवरी 1950। आइए, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का जो विभाजन था, बच्चा विभाजन था, कब से? 15 अगस्त 1947 से। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? जब संविधान देश में लागू हुआ तब। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो जब देश में संविधान लागू हुआ उसी तारीख से भारत जो है एक लोकतांत्रिक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर सामने आया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 36। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। पहले ही बोले थे कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद शामिल किया गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान देखा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? भारत देश के पास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ये देखिए, पूछा है आज़ादी के बाद का सवाल। कि आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में, 1969। आइए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को प्रस्तावित किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा देता है? तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आइए सवाल नंबर 41। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसके जाता है? देखिए, आगे सरदार पटेल। ठीक है, देशी रियासत जितने भी थे उनको एक करने का काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्हीं के कारण जो है आज भारत देश जो है, जो पहले देशी रियासत में बटा हुआ था, आप सभी एक संपूर्ण देश के रूप में दिख पा रहे हैं। ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। भारत क्या है? कि राज्यों का संघ है। किसने कहा था? राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ये किसका कथन था? ये किसने कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जिसको सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह और राजेंद्र प्रसाद। तो के टी शाह। चलिए, भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। सिंपल बात कि भारत का जो संविधान हो वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 46। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होगा? मतलब ये पूछा है कि भारत में रहने के लिए या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी आदमी को कम से कम कितने साल तक भारत में रहना होगा? हो जाएगा 10 साल। ठीक है, कितने साल? 10 साल। आइए, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता जो है वो किस राज्य में लागू है? तो कॉमन सिविल कोड लागू है सिर्फ और सिर्फ गोवा में। ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिया है 44, 46, 45, 48। सही आंसर हो जाएगा 44, अनुच्छेद 44। ठीक है, आइए अगला सवाल। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्य को दोहरा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। और आपका अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी शामिल है। विधि का शासन, ये भी शामिल है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी शामिल है। यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सभी को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये आपका हो गया पॉलिटी का वो 50 चुनिंदा सवाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या जो आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है तैयारी में लगे होंगे, एग्ज़ाम के तैयारी में। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमारा जो कोचिंग का पता है वो आइए, बोधगया दोमुहान मगर टेस्ट स्वीट्स के बगल में जो है बिल्डिंग, उसी के सबसे ऊपर यानी कि चौथे तल्ले पर हमारा क्लास चलता है। तो जो बच्चे अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके जुड़ सकते हैं। अभी सुबह में 2 बैच चल रहा है। ठीक है, और दोनों बैच में लगभग जो है आपका सीट फुल ही है। तो अगर आएंगे तो एक नया बैच शुरू किया जाएगा और उसमें बेसिक से लेकर हमारा कोशिश रहता है कि एकदम बेसिक से आपको उस लेवल तक लेके जाए जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।